आज की इस क्लास में हम खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे। खिलाफत मूवमेंट आधुनिक भारत में जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संघर्ष है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग मेंस और प्री दोनों दृष्टियों से देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कैसे काम आएगा और मेंस में हमें कैसे काम करना है, दोनों दृष्टियों से हम देखेंगे। तो इस टॉपिक पर हम किन किन बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे, पहले उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करेंगे। इसकी बैकग्राउंड क्या है उसकी बात करेंगे। किन परिस्थितियों में, किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इस प्रकार का आंदोलन हो रहा है खिलाफत, उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये जो खिलाफत आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी डिमांड्स क्या हैं, इसकी मांगें कौन कौन सी है, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है, इसका आरंभ जो है वो कब होता है, कौन सा संगठन बनता है और कैसे इस आंदोलन का पतन, यानी हम ये जानेंगे कि कैसे कब ये आरंभ होता है और कब ये समाप्त होता है, ये हम सब जानेंगे। और इसी में जो महत्वपूर्ण नेतागण हैं जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी बात हम करेंगे। उसके बाद इस आंदोलन के संदर्भ में देखेंगे ये जो आंदोलन है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये हम लोग समझेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या स्वतंत्रता आंदोलन में इस आंदोलन का महत्व क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक दो बात बताना चाहूँगा। जैसे जब भी मेरा अपना अनुभव था, लगभग 2 दशक से ऊपर हो गया है आपको पढ़ाते हुए, तो हिस्टोरिका आईएएस में जब भी जीएस की क्लास मिली या ऑप्शनल में भी खिलाफत आंदोलन की बात हुई, तो अक्सर मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि आप खिलाफत से क्या समझते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आ जाता था। आंसर आता था कि जैसे खिलाफ का मतलब विरोध करना, सामान्य जो शब्द है, तो बच्चों के अक्सर आंसर आते थे, सर अंग्रेज़ों का जो विरोध हुआ है, अंग्रेज़ों का जो खिलाफत हुआ है, खिलाफ जो आंदोलन हुआ है उसको हम खिलाफत कहते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि नए बच्चे बिल्कुल यही बात दिमाग में रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। और बैकग्राउंड में सबसे पहले इसी शब्द को समझेंगे, खिलाफत को ही समझेंगे बहुत संक्षेप में, और तभी आप ये बात समझ पाएंगे। जैसे इस्लामी दुनिया में जब इस्लाम के पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद का देहांत हो जाता है 632 ईस्वी में, तो एक नया पद सृजित होता है और वो पद है खलीफा का पद। खलीफा का पद और खलीफा का जो राज्य था, खलीफा का जो शासन था, उसे खिलाफत कहते थे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से खिलाफत का क्या लेना देना है, इसी बात को समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय हो जाता है। अब जो खलीफा है वो इस्लामी दुनिया में धार्मिक प्रधान भी है, राजनीतिक प्रधान भी है। इसका अर्थ ये है कि धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय खलीफा का ही होगा, क्योंकि ये मोहम्मद साहब के सक्सेसर्स हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। और बहुत सारे खलीफाओं के नाम आपने ख़ास तौर से आरंभिक जो 4 खलीफा हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, आपने सुना होगा। और बाद में एक परंपरा चलती है खलीफाओं की, वंश चलते हैं। आपने उमैयद वंश जो सीरिया में शासन कर रहा है, अब्बासी वंश जो बगदाद में शासन कर रहा है, फ़ातिमी वंश इनकी एक शाखा थी जो मिस्र में शासन किया, और बाद में ऑटोमन
जो खिलाफत है, जिसको उस्मानी खिलाफत कहते हैं, तुर्की में है। इस तरह से ये परंपरा चलती है। तो जब ये आंदोलन हुआ है तो उस समय ये जो इस्लाम के खलीफा है या खिलाफत है, ये ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान के पास थी, ऑटोमन एम्पायर। ये जो इस्लामिक खलीफा का पद है, खलीफा अरबी का शब्द है, इसको इंग्लिश में कैलिफ कहते हैं। तो दोनों एक ही है, आप खलीफा भी लिख सकते हैं, कैलिफ भी लिख सकते हैं। आज का जो तुर्की है वो इसका केंद्र था, टर्की। तो जो तुर्की का सुल्तान है उसके पास खलीफा का पद था। तो पहले बैकग्राउंड में ये बात समझना है। और दूसरी बात ये समझना है कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, 1914 टू 1919, 1914 से लेकर के 1919 तक, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध का समय था। तो प्रथम विश्व युद्ध में थोड़ा सा समझना है। दो गुट थे, एक तरफ एलाइड फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्सेस हैं। अब एलाइड फोर्सेस जो मित्रगण हैं, सहयोगी राष्ट्र हैं, उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है, यूएस यानी अमेरिका है, इटली है, जापान है, इनका अपना एक अलग गुट है विश्व युद्ध में। और दूसरा जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उसमें आपका जर्मनी आ जाता है, ऑस्ट्रिया हंगरी आ जाता है। जब आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो ये बात बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ आंदोलन को समझने के लिए ये थोड़ी सी बात समझनी होगी। तो जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उसमें जर्मनी आता है, ऑटोमन एम्पायर आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी आता है, बल्गारिया आता है, ये देश आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जिधर ऑटोमन एम्पायर है यानी सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल जो ताकतें हैं, केंद्रीय शक्तियां हैं, जिसमें जर्मनी नेतृत्व कर रहा था, उनकी पराजय हो जाती है। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने दबाव दे करके इन देशों के साथ संधियां किया और उसमें जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन साम्राज्य है, इनके साथ एक संधि होती है। वह संधि जानना ज़रूरी है इसके बैकग्राउंड में। वह संधि है सेव्रे की संधि। सेव्रे की संधि, सेव्रे की संधि। सेव्रे एक शहर है, वो आपके फ्रांस में पड़ता है। वहाँ 1920 में ये संधि होती है। तो यहाँ इसका खिलाफत आंदोलन से क्या संबंध है, अब इसको समझिए। जैसे ये विश्व युद्ध शुरू होता है और जो आपकी एलाइड फोर्सेस हैं वो विजयी होने लगती है, तो ऑटोमन एम्पायर जब पराजित होने के करीब था, तो जो व्यवहार हो रहा था, जो इसकी पराजय हो रही थी, तो इसका पूरी इस्लामी दुनिया में प्रभाव पड़ता है। उसका कारण क्या था कि ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान है वो खलीफा माना जाता था इस्लामी दुनिया में, और पूरी इस्लामी दुनिया में एक भावनात्मक लगाव था। तो इसका पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया, भारत के मुसलमानों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। और जब सेव्रे की संधि होती है तो सेव्रे की संधि में ब्रिटेन फ्रांस ने क्या किया कि बहुत सारे इलाके ले लिए, ऑटोमन साम्राज्य के बहुत सारे इलाके उनसे ले लिए और उनको अन्य देशों को दे दिया। ब्रिटेन ने कुछ अपने पास में रख लिया, कुछ अन्य देशों को अपना दे दिया। जैसे आपने फ़िलिस्तीन सुनते हैं, आप इराक का क्षेत्र सुनते हैं, ये सब ब्रिटेन ने अपने पास में रख लिया। अरब का क्षेत्र ले लिया ऑटोमन साम्राज्य से, सीरिया का क्षेत्र ले लिया, लेबनान का क्षेत्र ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे इलाके ले लिए। इस बात को लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमानों में बड़ा असंतोष था, भारतीय मुसलमानों में असंतोष था। तो इन असंतोष के कारण, इस असंतोष के परिणाम स्वरूप भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। अब ये जो उद्देश्य और मांगों की जहाँ तक बात है, तो सारी की सारी जो मांगे हैं वही खिलाफत से जुड़ी हुई हैं। इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, जो आंदोलन शुरू हो रहा है, आंदोलन का जो उद्देश्य है, उसका सबसे पहला जो आप उद्देश्य है वो है सेव्रे की संधि का विरोध करना। यानी तुर्की के सुल्तान के साथ सेव्रे की संधि में जो भेदभाव हुआ है, या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो तुर्की के सुल्तान के साथ अन्याय हुआ है, उसका विरोध करना। तो पहला जो पॉइंट है
वो है सेव्रे की संधि का विरोध। और जो दूसरा पॉइंट है, इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो ये है कि सुल्तान यानी तुर्की की सुल्तान जो कि खलीफा माना जाता है इस्लामी दुनिया में, उसकी शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना, पुनः स्थापित करना। यानी जो खलीफा है उसकी पुनः प्रतिष्ठा। और इस संदर्भ में जो खिलाफत आंदोलन हो रहा है उन्होंने कुछ मांगें रखी हैं, तो इन मांगों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यानी इन्होंने कुछ डिमांड्स किया है अपने आंदोलन में। उनको थोड़ा सा देखना है डिमांड्स को। पहला इन्होंने डिमांड किया कि जो खलीफा है यानी जो तुर्की का सुल्तान है, उन्होंने कहा कि जो जितने भी पूरी दुनिया में मुसलमान शासित क्षेत्र हैं उन पर अधिकार खलीफा का बना रहे। पहली तो मांग ये हुई, यानी इस्लामी दुनिया में मुसलमानों के द्वारा जो शासित क्षेत्र हैं उन पर मुसलमानों का और खलीफा का आधिपत्य बना रहे। ये पहली मांग इन्होंने रखी। दूसरी मांग इन्होंने ये रखी कि जो खलीफा है उसके पास भी पर्याप्त क्षेत्र हो। खलीफा का जो राज्य है यानी ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान है उसके पास भी पर्याप्त क्षेत्र हो। ये दूसरी मांग इन्होंने रखी। तीसरी मांग इन्होंने रखी कि जो मुसलमानों के तीर्थ स्थल हैं प्रमुख, जिन पे मुसलमानों की, पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था है, वो खलीफा के संरक्षण में हो। तीसरी मांग इन्होंने ये रखी। और चौथी मांग इन्होंने जो रखी है वो ये कहा कि बहुत सारे क्षेत्र जो खलीफा से या आप कहें ऑटोमन साम्राज्य से ले लिए गए हैं, जैसे अरब का इलाका है, फ़िलिस्तीन का इलाका है, इराक़ का इलाका है, सीरिया है, लेबनान है, वो उन पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे। सॉवरेंटी मुसलमानों की हो, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देशों की नहीं है। जो एलाइड फोर्सेस हैं उनकी समाप्त हो। तो ये जो चार मांगे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको नोट कर लेना है। और इसके उद्देश्य क्या है? सेव्रे की संधि का विरोध करना और खलीफा की शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना। अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो हमारा खिलाफत आंदोलन है इसका आरंभ कब होता है, कैसे इसका आरंभ होता है, कैसे इसका पतन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जब असंतोष पूरी दुनिया में विद्यमान था तो भारत में भी विद्यमान था। सबसे पहले मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनती है, एक खिलाफत कमेटी बनती है, एक खिलाफत समिति बनती है। इनको आप नोट कर सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम्स अगर आप जैसे प्रीलिम दे रहे हैं या नेट जेआरएफ वगैरह दे रहे हैं, अन्य वनडे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेने चाहिए अपनी नोटबुक में, पूछा जाता है। उसके बाद सितंबर में 1919 में लखनऊ में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, इसका गठन होता है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है। और जब अखिल भारतीय यानी पूरे देश के जो मुसलमान हैं उनको जोड़ने का प्रयास हो रहा है, स्वाभाविक है इस आंदोलन को लोकप्रियता मिल रही है। और इसी के बाद 17 अक्टूबर को 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है इसको आपको याद करना है फॉर प्रीलिम्स, फॉर वनडे एग्ज़ाम्स। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। फिर इस आंदोलन से गांधी जी भी जुड़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है गांधी का खिलाफत आंदोलन में शामिल होना। अब ये आंदोलन खिलाफत के लिए हो रहा है, खलीफा के लिए हो रहा है,
मुसलमानों के लिए हो रहा है, इसका राष्ट्रीय आंदोलन से क्या जुड़ाव है, गांधी जी क्यों इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, ये बहुत समझने की बात है। यहाँ पर उसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक होती है और इसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है, दिल्ली की नवंबर 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक हुई है उसका अध्यक्ष कौन था? गांधी जी थे। तो जब गांधी जी इसमें बैठे, इस आंदोलन की अध्यक्षता उन्होंने की, तो उन्होंने इस आंदोलन के लिए असहयोग की भावना और स्वदेशी की भावना, इस नीति का उन्होंने वहाँ उल्लेख किया और इसके लिए वो एग्री किया। उन्होंने अन्य जो मुस्लिम नेतागण हैं उनको एग्री किया। सब ने मिल कर के ये कहा, मुस्लिम नेताओं ने ये वादा किया कि हम लोग भी स्वराज के लिए काम करेंगे और सरकार से असहयोग करेंगे और खिलाफत के संदर्भ में ये जो मांगे हैं इनके लिए हम लोग काम करेंगे। आगे देखेंगे कि यही जो आपका खिलाफत आंदोलन है, जो असहयोग की बात यहाँ हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है, यही आगे मर्ज हो जाता है आपके असहयोग आंदोलन में, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। दोनों का कहीं ना कहीं एक रिश्ता है। एक प्रकार से खिलाफत जो मूवमेंट है वो आधार बनाता है, बैकग्राउंड बनाता है, पृष्ठभूमि उस निर्मित करता है असहयोग आंदोलन का। तो यहाँ से आप देखें, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण नेतागण हैं उनमें कुछ आप नाम लिख सकते हैं, जैसे अली बंधु, अक्सर पूछा जाता है अली बंधु। अली बंधु में मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, मौलाना शौकत अली, ये दो मुख्य नाम हैं। जब पहली बार अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी थी तो इन्हीं अली बंधुओं का मुख्य उसमें रोल था। इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। एक दो नाम और लिख लीजिए, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। ये कुछ मुख्य नाम हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन से कौन कौन मुख्य मुस्लिम नेतागण जुड़े हुए थे, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे खिलाफत कमेटी बनती है बॉम्बे में, कैसे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है, कैसे खिलाफत दिवस मनाया जाता है, गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं और कौन कौन से नेतागण यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है, आपको उसको समझना है, और वो है खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का जुड़ना। अक्सर ये इतिहासकारों में और विद्वानों में वर्तमान में भी इस बात की चर्चा होती रहती है। ये तो एक धार्मिक मुद्दा था, खिलाफत का मुद्दा था, एक मुसलमानों का मुद्दा था, और इसको गांधी जी से क्यों जुड़े, राष्ट्रीय आंदोलन से क्यों जोड़ा, इस प्रकार की बात होती है। यहाँ तक कि गांधी जी ने जो खिलाफत मूवमेंट है इसमें असहयोग की भावना भर करके इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, खिलाफत दिवस का बहुत प्रचार प्रसार किया गांधी जी ने। और गांधी जी तो कहते थे, गांधी जी के विचारों में गांधी जी खिलाफत की तुलना गाय से करते थे। खिलाफत आंदोलन से भारत की जनता जुड़े, इसके लिए उन्होंने खिलाफत की तुलना गाय से किया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी गांधी जी का आशय ये था कि जिस प्रकार हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है वैसे ही मुसलमानों के लिए खिलाफत बहुत महत्वपूर्ण है, उनका धार्मिक महत्व है उसके लिए, और इस तरह से उन्होंने प्रचारित किया। यद्यपि बड़ा इंटरेस्टिंग यह भी है कि जिन्ना साहब भी उस अपने को इस आंदोलन से दूर रखते हैं और कहते हैं खिलाफत तो एक पुरानी चीज़ है और उन्होंने इसमें भागीदारी नहीं किया।
तो अंततः होता क्या है कि बहुत सारे जो मुस्लिम नेतागण हैं वो धीरे धीरे करके दूसरे आंदोलनों से भी जुड़ जाते हैं और एक समय ऐसा भी आता है ख़ास तौर से 1922 के बाद, क्योंकि 1922 के बाद तुर्की में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाता है जो कि मुस्लिम खलीफा के खिलाफ था। और बाद में 1924 ईस्वी में जब वहाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा आते हैं, मुस्तफ़ा कमाल पाशा आते हैं, तो उन्होंने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनको नोट करना, तुर्की का इनको पिता कहते हैं, अतातुर्क कहते हैं, तुर्की का पिता कहते हैं। तो ये जो खिलाफत आंदोलन है ये अपने आप समाप्त हो जाता है। तो अब इस प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ना, बाद में यह मुद्दा ही समाप्त हो जाता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का पद ही समाप्त हो गया, तो आंदोलन अपने आप इररिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहा। खिलाफत कमेटी ने अपना एक डेलीगेशन तुर्की भेजा था इसके बाद में, लेकिन वहाँ कमाल पाशा ने उनकी बात तक नहीं सुनी और उनकी बात पर विचार करने की बात तो छोड़िए, कोई इसका आंदोलन का मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद एक बात और यहाँ पर लगता है कि जब गांधी जी इससे जुड़ रहे हैं, खिलाफत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गाय से वो उसकी तुलना कर रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है गांधी जी का इस आंदोलन से जुड़ने का उद्देश्य क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को एक अवसर के रूप में देख रहे थे और ये अवसर था हिंदुओं और मुसलमानों की एकता। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अभी मुसलमानों का बहुत जुड़ाव नहीं हो पाया है। बंगाल विभाजन में भी जो मुस्लिम वर्ग है वो अलग बंगाल की मांग कर रहे हैं, पूर्वी बंगाल की मांग कर रहे थे, यद्यपि रद्द हो गया था, लेकिन अभी भी हिंदू और मुसलमानों में जिस प्रकार की एकता होनी चाहिए वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा था। गांधी जी को ये अवसर लगता है कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का, कि मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तृत हो। तो ये इस प्रकार से गांधी जी का उद्देश्य था। यानी आप इसको संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि गांधी जी का उद्देश्य क्या है खिलाफत आंदोलन में, मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। जो भारतीय राष्ट्रीय हमारा आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसका जो सामाजिक आधार है वो मुसलमानों को उसमें शामिल करना, उसको विस्तारित करना, इस तरह से उनका उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो हमारा खिलाफत आंदोलन है इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। पहली बात जिसकी चर्चा हमने आपको करनी है, ख़ास तौर से मेंस के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ISPCS मेंस के लिए, जैसे आप GS का पेपर लिखते हैं सब्जेक्टिव टाइप या ऑप्शनल सब विषय में है, तो ये बातें आपको बहुत काम आएंगी। पहली बात तो ये है कि ये जो आंदोलन है उसका स्वरूप धार्मिक है, इसका नेचर रिलीजियस है। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन तो धर्मनिरपेक्ष प्रकार का था, देश की आज़ादी के लिए था, और ये एक धार्मिक आंदोलन है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं। दूसरी बात, इस आंदोलन के माध्यम से जो हिंदू और मुस्लिम एकता की बात हो रही है, इसके अपने आप में सीमाएं हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये ऐसा जैसे लगता है कि हिंदू और मुसलमानों ने एक अवसर समझ करके कुछ मुसलमानों ने इस साथ कर लिया है। कभी कभी इतिहासकार कहते हैं इस एकता को कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा के लिए गठबंधन कर लिया, एक शादी जैसा कर लिया है, कुछ समय के लिए सुविधा के लिए गठजोड़ कर लिया है। ये जो एकता है वो नेताओं के मध्य दिखाई पड़ रही है, जो ऊपर के नेतागण हैं। जनता में निचले स्तर पर इस प्रकार की कोई एकता दिखाई नहीं पड़ रही है। और बाद में ये भी दिखाई पड़ता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम लीग से जुड़ जाते हैं। कुछ अन्य जो खिलाफत आंदोलन के नेतागण हैं वो अपना अलग आंदोलन चलाने लगते हैं
और बाद में जैसे हकीम अजमल खां हैं या अबुल कलाम आज़ाद हैं वो कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, शौकत अली जो हैं वो जुड़ जाते हैं आपके मुस्लिम लीग से। और इस प्रकार से इनको जो बहुत केंद्रित होना था, बहुत संगठित होना था, वैसा नहीं हो पाया। तो ये आंदोलन बहुत दूरगामी प्रभाव नहीं डाल पाया, बहुत सफल नहीं हो पाया। तीसरी जो इसकी सीमा आप लिख सकते हैं कि ये कोई प्रगतिशील आधुनिक विचारों से प्रभावित नहीं था, आधुनिक विचारों से प्रभावित नहीं है। आधुनिक समय था, आधुनिक विचार चाहिए, ऐसी कोई विचारधारा इसमें नहीं दिखती, कोई प्रोग्रेसिव थॉट्स नहीं है, कोई प्रगतिशील अवधारणा इसमें नहीं है, आधुनिक अवधारणा इसमें नहीं है। और ये जो आंदोलन है वो बहुत संकीर्ण विचारों पर आधारित है। यानी धार्मिक विचार, खिलाफत, जिसको जिन्ना कह रहे हैं ये तो पुरानी चीज़ है, इसको छोड़िए, ये तो पुरानी चीज़ है, इसको क्या करना है, इसके लिए क्या काम करना है, और तो उसके लिए ये काम कर रहा है। तो इस तरह से आप इस आंदोलन की सीमाओं को लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इसका महत्व है वो कैसे आप इसको समझेंगे। अब इसके महत्व में जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे वो है हिंदू मुस्लिम एकता। सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन पहली बार हिंदू और मुसलमान एक साथ आ रहे हैं, ये बड़ी बात थी। और पहले की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में, जितनी संख्या में पहले लोग थे, एक बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमानों ने भागीदारी किया है। हिंदू मुसलमानों के मध्य एकता स्थापित हो रही है, यह एक बड़ी बात। दूसरी बात, जो ब्रिटिश सत्ता है, जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सत्ता है, उसका संयुक्त विरोध, पॉइंट को समझना है। अब जो सेवरी की संधि हुई है फ्रांस में हुई है, और ब्रिटेन ने इराक पर अपना और फ़िलिस्तीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, ब्रिटेन वहाँ भी है, ब्रिटेन की सत्ता यहाँ भी है। तो पहली बार हिंदू और मुसलमान मिल करके ब्रिटेन की यानी ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे हैं, ये इस आंदोलन का महत्व स्थापित हो जाता है। आप तीसरा बिंदु ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में। प्रथम विश्व युद्ध, सेवरी की संधि, खिलाफत, इसका भारत से रिश्ता नहीं था, और यानी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारे नेतागण विचार कर रहे हैं, हिंदू नेतागण, मुस्लिम नेतागण। जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होता है। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, उसमें पहली बार हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो साथ साथ काम कर रहे हैं। और आगे चल कर के आप इसको असहयोग आंदोलन में भी देखेंगे। असहयोग आंदोलन में यद्यपि सीमाएं हैं, कुछ सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन के बाद बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान वो साथ साथ भागीदारी करते हैं।